नमस्कार, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं आवाज़ भील प्रदेश की और मैं हूँ अरविंद कुमार चरपोटा। दोस्तों कहा जाता है कि दोस्त असफल होता है तो बहुत दुःख होता है, दोस्त असफल होता है तो दुःख होता है। लेकिन अगर 10 दोस्त हम असफल हो जाए और हमारा दोस्त अगर सफल हो जाए तो बहुत ज़्यादा दुःख इसका और ज़्यादा दुःख हो जाता है। ऐसा ही कुछ सामाजिक मूवमेंट भी होता है। आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन पानखेड़ा जिला धुलिया महाराष्ट्र में था। सफलतापूर्वक संपन्न हुआ 3 दिवसीय सम्मेलन था। 13, 14 और 15 जनवरी 2025 देश भर के आदिवासियों ने इसमें भाग लिया और शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें इतनी बड़ी तादाद में आदिवासी इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे आदिवासी मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, चिंतन होता है, कई प्रकार के प्रस्ताव लिए जाते हैं, सांस्कृतिक झलक रहती है, सांस्कृतिक विचार होते हैं, संस्कृति का प्रदर्शन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती है। साथ ही राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के भी चिंतन किया जाता है और डिस्कशन किया जाता है। अलग-अलग कार्यक्रम पूरे अलग-अलग सेशन में बँटा हुआ रहता है, जिसमें यूथ का अलग से सेशन रहता है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक सेशन रहता है और इसके बाद जैसे सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ का रहता है, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम का अलग से सेशन रहता है। तो कल का जब हम भी इस हमेशा हर साल हम भी जाते हैं, पूरे साल में हम 3 दिन इस कार्यक्रम के लिए रखते हैं कि जब भी ये कार्यक्रम 13, 14 और 15 को हर साल होता है, जहाँ भी हो, कितना भी दूर हो, क्यों नहीं हम इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाते हैं और 14 तारीख को पूरा दिन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और उस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं, सुनते हैं और सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। कल का बौद्धिक सेशन बहुत बढ़िया बौद्धिक सेशन रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी लगी कि जिसके ऊपर आज मैं इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मैं इसमें अ, आया हूँ। तो वीडियो बनाने के पीछे कारण भी वही था। कल एक घटना घटी जिसमें हम राजस्थान से हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र से आते हैं, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा ज़िले के हैं हम। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम वो कल वहाँ पे हुआ तो हम जब वहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम होता है तो इसमें सोशल मूवमेंट पे जो कार्यकर्ता बड़े-बड़े लीडर हैं जो सामाजिक विचार रखते हैं, आदिवासी समाज को किस प्रकार विकास हो, किस आदिवासी के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, इसके ऊपर जो अपनी विचारधारा रखते हैं, उन सभी को वहाँ पे अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। 32वां ये प्रोग्राम था, 32 सालों में बहुत कुछ इस प्रोग्राम ने अचीव कर लिया है। अब बड़े लेवल पे ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होता है, तो इसमें वक्ता भी इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो कल जैसे कि पहले राजकुमार जी का भी इसमें राजकुमार जी का भी कल था स्पीच थी। हम किसी कारणवश या तो हम इधर-उधर जब पूरा कार्यक्रम देख रहे थे तो कार्यक्रम इतना बहुत बड़ा रहता है कि उसमें मान लो आदमी इधर इतना बड़े एरिया में होता है कि अगर इधर-उधर थोड़ा भी हो गया तो मिस हो जाता है। लेकिन हम जयकृष्ण जी पटेल बागीधरा विधायक हैं, उनकी स्पीच भी हमने सुनी और इसके जस्ट बाद शायद एक वक्ता इसके बाद में आधुनिक बिरसा भगवान के नाम से भी इनको संबोधन करते हैं, क्योंकि उनको आदिवासी क्षेत्र जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में और इस टेरिटरी में जो ये आसपास का एरिया है इसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। आज हर बच्चा भील प्रदेश और आदिवासी और जय जोहार के नाम से संबोधन करता है। अगर जब कहीं भी मिलते हैं तो जोहार का उद्बोधन करते हैं। तो उसमें एक अहम किरदार है जिसको आधुनिक बिरसा के नाम से संबोधित करते हैं। भंवरजी परमार का जस्ट जैकी भाई के बाद में संबोधन था भंवर दादा का। तो भंवर दादा ने मैंने इस पूरा वीडियो भी शूट किया है, मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी किया है, इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन जब भंवर दादा ने संबोधन कर दिया तो उसके बाद में एक सम्मानित हैं जिन्होंने आदिवासी समाज के लिए वो बता रहे थे कि 51-52 साल का उनका संघर्ष है इस समाज के लिए। लेकिन भंवर दादा ने जो भाषण दिया, उस भाषण के काउंटर में उन्होंने ये भाषण करके मैं मोटा-मोटी मतलब पौने 2 घंटे या 2 घंटे के आसपास का उनका स्पीच रहा। तो उनका केंद्रित था भंवर दादा के ऊपर। अब हमको भी जब ये पूरा भाषण उनका सुना, तो उसके बाद में लगा कि उन्होंने जो भंवर दादा ने जो काम किया है इस एरिये में और जो इस प्रकार का यहाँ पे जो लीडरशिप तैयार की है,
उस लीडरशिप उनकी बहुत बड़ी मेहनत है। तो ये अच्छी बात है। तो वहाँ पे जो जिन्होंने ये भाषण दिया था, इतना लंबा भाषण दिया था, आप जो भी वहाँ इस कार्यक्रम के हिस्सा होंगे, उनको तो ये पता ही होगा। उन्होंने पर्टिकुलर उनको काउंटर करना चालू कर दिया और उनके ऊपर कुछ टीका-टिप्पणियाँ भी करी, जो मेरे को भी लगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब हम आदिवासी एकता परिषद के सम्मेलन में मिलते हैं, तो भंवरजी विचारधारा आदिवासी परिवार की रखते हैं, आदिवासी हित की रखते हैं। सारी चीज़ें उन्होंने बहुत बड़ा उनके साथ में राजनीतिक प्रताड़ना भी हुई है और उन्होंने उन्हें झेला है, हर तरीके से उनको प्रताड़ित भी किया गया। लेकिन वो विचलित नहीं हुए, उस मूवमेंट को आगे चलाते गए, एक काडर डेवलप करते गए और उस काडर आज इतना डेवलप हुआ कि आज इस टेरिटरी से 4 विधायक जीते हुए हैं और 1 सांसद जीता है और बहुत बड़ा एक बेस यहाँ पे तैयार हुआ। मेरा ये कहना है कि अगर हम साल में 3 दिन यहाँ मिलते हैं और 3 दिन में भंवर जी ने यही कहा कि आप 3 दिन यहाँ पे इस कार्यक्रम में मिलते हैं और चर्चा करके अगर यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद में इसको अपने जो सोशल मूवमेंट है या जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो इसमें अगर अमल में नहीं लाते हैं तो इस कार्य इतना बड़ा प्रोग्राम का कोई सार्थक रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने काम किया और इसके बाद में आज इतना सारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। आज हर कोई जो अ, डेवलपमेंट हुआ और इसके बाद में विधेयक वगैरह बन गए। और तो उन्होंने उस कार्यक्रम में कहा कि आप जो नेशनल पार्टीज है उनको बायकॉट कीजिए और अपने खुद के लेवल पे जो हम यहाँ अपने लोकल एरिया में चलता है जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली उसको अपनाइए और अपने खुद का एक काडर डेवलप कीजिए और खुद की लीडरशिप डेवलप कीजिए ताकि वो लीडरशिप आपके मुद्दों को उठाए। क्योंकि जेपीसी जॉइंट जन जन प्रतिनिधि जेपीएस पी के थ्रू जो आदमी चयनित होगा तो वो आपके वोट के द्वारा चयनित होगा और इसके बाद में वो चुनाव लड़ेगा। तो जब चुनाव वो लड़ेगा तो वो आपके द्वारा तय किया उम्मीदवार है, तो वो आपके मुद्दों को उठाएगा। उस पे केंद्रित करते हुए उन्हें एक बहुत शानदार स्पीच दी थी। और इसको एक इसके भंवर जी के पहले एक बोले थे, वो सूरत के हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनको मैं नाम शायद मैं माइंड से चौधरी लगाते हैं पीछे। उनका नाम में मेरे दिमाग से बाहर हो रहा है। बहुत अच्छे वक्ता हैं। उनके घर पे भी मैं 2015-16 में गया हुआ हूँ। बहुत अच्छे मूवमेंट चलाते हैं वो और सोशल मूवमेंट में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने भी यही कहा था कि हमारे नेता है वो जीतते हमारे वोट से हैं लेकिन वो बात किसी और की करते हैं। अब वो लोग जिनको ये कि संघर्ष की बात करते हैं लेकिन इनके ऊपर कोई स्टेट के द्वारा कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है, इनके खिलाफ कोई ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट बता देते हैं और इसके बाद में सत्ता अनुकूल को रह करके और वो सत्ता सुख भोगने का काम करते हैं। तो ऐसी मानसिकता के कुछ लोग होंगे तो इनको ऐसा लगा होगा कि ये इन्होंने गलत बोल दिया। लेकिन कल जो भंवर जी ने बोला वो सही सटीक बोला था। जब तक आदिवासी समाज अगर चाहता है कि हमारा अगर कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, हमारी लीडरशिप डेवलप हो, हमारा काडर डेवलप हो और जो हमारे इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ का सॉल्यूशन हो, तो इसके लिए हमारा खुद का एक नेतृत्व डेवलप करना होगा यहाँ पे। और वो भी तभी हो सकता है जब हमारा खुद का जो जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली है उसको अपनाएंगे। क्योंकि बाकी जगह क्या हुआ, बाकी जगह जो डेवलपमेंट नहीं हुआ इसका कारण यही है कि आपके काम करने में कहीं न कहीं दिक्कतें हैं। आप इस विचारधारा का जो हमने यहाँ पे भंवर जी के द्वारा जी जो प्रणाली लाई गई और इस तकनीकी का उपयोग किया और यहाँ पे इसका अगर धरातल पे काम किया तो इसके बहुत शानदार रिजल्ट रहे, काम अच्छे हुए यहाँ पे और चुनाव भी जीते, सब कुछ हुआ। अगर आप वहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हो और इस तरीके से आप डेवलप नहीं हो रहे हो और एक सरपंच लेवल का भी अगर जनप्रतिनिधि आप नहीं जिता पा रहे हैं तो इसका कारण यही है कि आपकी जो काम करने की जो पद्धति है, प्रणाली है, वो घटिया है। और घटिया तो नहीं कह सकता लेकिन आदिवासी के मुद्दों के लिए वो सही नहीं है। तो इसके लिए आपको आज नहीं तो कल ये जो भंवर जी के द्वारा जो पद्धति दी गई है प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली, वो अमल लानी होगी। और उन्होंने जो कल कहा बहुत सही और सटीक कहा था। पर उनके काउंटर में जो भाषण दिया गया वो किसी दुर्भावना, जब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक
हो सकता है आपने एक बहुत बड़ा जीवन आदिवासी के मुद्दों के संघर्ष के लिए आपने त्याग किया होगा। लेकिन जब आप पुराने टाइम की बात करें और आज की जो वर्तमान समय में जो आदिवासी के सामने जो मुद्दे खड़े हैं, उन मुद्दों को अगर कंपेराइज करके या इनको हम स्टडी करते हैं, कंपेराइज करके तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो उस समय के जो चैलेंज थे वो अलग थे और आज के चैलेंज वो अलग है। और आज के जो चैलेंज है उसके समाधान यही है, जो भंवर जी रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते पे ही हमको चलना पड़ेगा। जेपी जल प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा ही हम हमारा नेतृत्व तय करेंगे और उसको हम चुनेंगे, तो आने वाले समय में बहुत सार्थक परिणाम होंगे। क्योंकि आज आदिवासी का जल, जंगल और ज़मीन बचाना है, हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, इनको बचाना है, तो इसके लिए हमको सिर्फ़ 1, 2-3 दिन का कार्यक्रम करके और इस कार्यक्रम में बड़ी-बड़ी स्पीच दे देंगे, 2-2 घंटे की, और इसके बाद में इसको धरातल पे अमल में नहीं लाएँगे, अगर तो कभी कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर इस तरीके के अगर हम धरातल पे ग्राउंड ज़ीरो पे अगर हम काम करेंगे, जिस प्रकार यहाँ पे किया और इसके रिज़ल्ट आए हैं, इस तरीके से करेंगे, तो वो सारे इश्यूज़ जिसको लेकर के हम चल रहे हैं, सारे इश्यूज़ सॉल्व हो जाएँगे। साथियों, मैं कल, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में इनकी स्पीच सुनी, तो मेरे को कुछ-कुछ लगा कि ये काउंटर कर रहे हैं, तो फिर मैंने 2 घंटे तक ये पूरी स्पीच सुनी। स्पीच सुनने के बाद में फिर मेरे को लगा कि मैं अपना ओपिनियन तो सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करूँ। हो सकता है इससे कि कई लोग ये इत्तेफ़ाक नहीं रखते हो या सहमत हो, असहमत हो, ये हो सकता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मैंने स्टडी किया इसके बाद में मेरा जो ओपिनियन है, वो यही है कि जब तक अगर हमको विचार उसी चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए, जो चीज़ सफल हुई है और जिस तकनीकी के द्वारा हम कामयाब हुए हैं, और कामयाब यही तकनीकी है, जेपी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली वही है, जो जिसके द्वारा हम अगर हमारा नेतृत्व चुनेंगे और हमारा खुद का काडर डेवलप करेंगे, तो ही हम इस क्षेत्र के जो हमारे मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको हम सॉल्व करवा सकते हैं। आज हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी ये हमारे यहाँ से जो नेतृत्व जीता है, विधायक हो चाहे सांसद हो, तो यहाँ के इश्यूज़ हैं, उनको आज तक कोई भी विधानसभा या लोकसभा में कोई नहीं उठाता था। लेकिन आज हमारे ये जो इश्यूज़ थे, वो लोकसभा में भी उठाने लगे हैं और विधानसभा में भी उठाने लगे हैं। तो इसका यही कारण है कि वो धरातल से इन संघर्ष करता हुआ निकला हुआ काडर है। ये वो उसने उसकी एक-एक बारीकी को उसने समझा है और उसको फिर जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली ने वोटिंग के द्वारा चुना है और चुन करके उसको भेजा है, और इसके बाद में पूरे जो लोकतांत्रिक तरीके से उसका जो वोटिंग प्रणाली होती है चुनाव आयोग के द्वारा, उसके द्वारा फिर उसको विजय घोषित किया और पब्लिक ने उसको वोट दिया, और इसके बाद में जीतने के बाद में वो आज सदन के पटल पे हमारी जो माँगे हैं, हमारे जो इश्यूज़ हैं, उनको रख पा रहे हैं। तो क्यों ना हम इस चीज़ को हर क्षेत्र के लोग इसको स्वीकार करें, और इस समाज को हम अगली बार जब मिलेंगे, तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाकी कल का जो इनका जो लास्ट स्पीच था, उस स्पीच को पूरा सुना, इसके बाद में तो मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने तो ऐसा बोल रहे थे कि हम पूरा हमारा कार्यक्रम हाईजैक कर लिया, हमारा पूरा जो मंच था इसको हाईजैक कर लिया राजनीति के लिए। लेकिन हमको तो बाकी पार्टियों के लोग भी आते हैं, लंबे टाइम से हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे सम्मेलन का, तो सब पार्टियों वाले अपने-अपने पक्ष रखते हैं। भंवर जी ने भी जैकी दादा ने और राउत साहब ने, सबने अपने-अपने पक्ष रखे। समाज को हर किसी का एक विज़न होता है, तो वो सब उन्होंने रखे। तो इसके ऊपर डिस्कशन किया जाना था। ये कल का जो तो उनके स्पीच से लग रहा था कि आने वाले टाइम में भंवर जी को बोलने ही नहीं दें। इस टाइप का मेरे को लगा। लेकिन ये गलत है, समाज में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार रहता है, और जब सामाजिक लेवल पे कार्यक्रम होता है, तो हो सकता है किसी के आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनको हर किसी की बात को रखने का ज़रूर मौका देना चाहिए, ताकि हो सकता है इसमें से अगर आधे लोग भी इस चीज़ को स्वीकार कर लें, तो ये समाज बहुत बड़ी ऊँचाइयों तक जाएगा और बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, जो हमारे इश्यूज़ हैं, उनका सॉल्यूशन होगा। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को शेयर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।